हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के इस लेक्चर में। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं और आज ही के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट डिटेल स्टडी कर लेंगे। मतलब कि चैप्टर नंबर 5 में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस कर लूँगा। तो देखिएगा बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है आपके? आप लोगों को पता होगा कि आपके चैप्टर नंबर 5 का नाम है रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट। क्या नाम है बच्चों? चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो आपका है रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट्स। रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे इसको दिष्टकारी उपकरण। हिंदी में रेक्टिफिकेशन को दिष्टकारी या दिष्टकरण बोलते हैं, दिष्टकारी उपकरण। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपना यूज कर रहे हैं, जो इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज किया जाता है, वो बेसिकली 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? बेसिकली 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि इस 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग सिंगल फेस एसी सप्लाई लाइन यानी कि ओवरहेड कंडक्टर पर देते हैं और उस ओवरहेड कंडक्टर से उस सिंगल फेस एसी सप्लाई को करंट कलेक्टर द्वारा कलेक्ट करते हैं और फिर जो ट्रेन के लोकोमोटिव में, यानी कि जो लोकोमोटिव रहता है आपका, जो जिसको हम इंजन बोलते हैं बेसिकली ट्रेन का, तो उसमें आपकी एक डीसी मोटर लगी होती है। क्या लगी होती है? डीसी मोटर। मतलब अगर हम इस सिस्टम की बात करें 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम की, तो इसमें जो सप्लाई होती है वो होती है एसी और जो मोटर होती है वो होती है डीसी। अब भैया, जब सप्लाई एसी है और मोटर डीसी है, तो एसी सप्लाई पर तो डीसी मोटर को नहीं चला सकते ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डीसी मोटर को इस एसी सप्लाई से चलाने के लिए आपको इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? तो बस, और कन्वर्ट किससे करते हैं? एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हो उसको कहा जाता है रेक्टिफायर। तो बस हम अपने इस चैप्टर में बेसिकली उन उपकरणों के बारे में स्टडी करते हैं जिनमें कि इस एसी सप्लाई को डीसी मोटर को देने के लिए डीसी सप्लाई बनाने की क्षमता होती है। उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। देखिएगा, चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको पूरा का पूरा अभी यहीं पर क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली आपसे एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में गिनती के सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट्स का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट्स का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या भूमिका है, या क्या रोल है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहला ये बन सकता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा, इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो बन सकता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होने वाले डिफरेंट रेक्टिफायर्स का वर्णन करो। मतलब डिस्क्राइब करो। बस, इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है। और सबसे मजे की बात तो मैं आपको एक बताना भूल ही गया, वो ये है कि अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपको हर सवाल के जवाब में लिखना यही है जो मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इससे अलग कुछ भी। पहली बात तो जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखे हैं बोर्ड पर,
इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के 99.999% चांस है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम नहीं आया और कुछ और लिखा हुआ आ गया, तब भी आपको देखिए चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट, छोटा सा और सीमित टॉपिक है। अगर वहीं हम बात करें टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता तो वो टॉपिक बहुत ब्रॉड हो जाता है, बहुत सारे उसके अंदर सब टॉपिक भरे पड़े। लेकिन इसका तो नाम ही है छोटा सा रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो बस जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में आप लोगों को क्या क्या लिखना होगा, और बस उसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म हो। ठीक है बच्चों, देखिएगा बिल्कुल ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत या परेशानी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं हम लोग। देखिएगा कि रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिक सिस्टम में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या रोल है। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी यहाँ से मिटाया है, वो सारा का सारा इस क्वेश्चन का आंसर ही था। तो आप इसमें लिखोगे, देखिएगा इसमें लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालोगे बच्चों कि रोल ऑफ रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट्स इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। क्या डालोगे, सबसे पहला हेडिंग डालोगे इसमें रोल ऑफ रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। उसमें लिखोगे, उसमें क्या लिखना शुरू करोगे, उसमें लिखोगे आप कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम की सप्लाई को, लिख लो, नोट कर लो आराम से पॉज कर करके, कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें 25 kV की सिंगल फेस AC सप्लाई को ओवरहेड कंडक्टर के द्वारा पास कराया जाता है। उस ओवरहेड कंडक्टर से एक ओवरहेड करंट कलेक्टर, जो कि पैंटोग्राफ कलेक्टर होता है, सप्लाई कलेक्ट करता है, और फिर उससे सप्लाई को कलेक्ट करके एक डीसी मोटर जो कि लोकोमोटिव में लगी होती है वो पास किया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर हम ओवरहेड कंडक्टर में एसी सप्लाई है और मोटर डीसी उपयोग की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर उस डीसी मोटर को सप्लाई को देने के लिए एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है, रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट्स का कार्य उस ओवरहेड कंडक्टर से कलेक्ट की गई एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम मोटर को दे सकें और हमारी मोटर सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें नाम लिख सकते हैं कि कौन, मतलब पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हम इस पहले क्वेश्चन के आंसर की ही बात कर रहे हैं। आप इसमें नाम लिख सकते हैं कौन कौन से रेक्टिफायर्स यूज किए जाते हैं। लाइक मान लीजिए कौन कौन से रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं। देखिएगा, जैसे आप मेटल रेक्टिफायर्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं कि मेटल रेक्टिफायर्स यूज किए जाते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं मेटल रेक्टिफायर बच्चों, एक होते हैं इग्निट्रॉन रेक्टिफायर्स और एक होते हैं एक्सिट्रॉन रेक्टिफायर्स। एक होते हैं इग्निट्रॉन रेक्टिफायर, एक होते हैं एक्सिट्रॉन रेक्टिफायर। दूसरे होते हैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज की जाती हैं। क्या यूज की जाती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों अभी भी बताऊंगा इनके बारे में, ये सब हम पहले क्वेश्चन के आंसर में लिखने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो इसी, मतलब मैंने तो पहले बताया है, कुछ भी है इस चैप्टर में से आपको ये लिखना है जो मैं अभी तक बता के चल रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट कैसे कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में लिख के कहानी खत्म। तो देखिएगा, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं रेक्टिफायर्स के रूप में, बताओ जरा कौन सी है। एक तो होती है बच्चों डायोड, एक तो हम डायोड को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रूप में उपयोग करते हैं रेक्टिफायर। एक और डिवाइस है, जल्दी से मुझे उस डिवाइस का नाम बता दो बच्चों, एकदम से बिना रुके जल्दी से उस डिवाइस का नाम बताओ। एक तो देखिए मैं पढ़ाता हूँ बहुत फास्ट, क्योंकि मेरे से स्लो पढ़ाई जाता है, और मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग भी फास्ट पढ़ो, ताकि हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकें। मतलब टाइम हमारे पास कम है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कम से कम समय में अपना कवर कर सकें, इसीलिए मैं आपको इतना फास्ट पढ़ा के चलता हूँ, ताकि आपको वीडियो को 2 टाइम्स स्पीड पर चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए
तो एक तो रहता है डायोड, दूसरा का नाम आपको किसी को पता नहीं, आपको बता नहीं पाते हो, पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमजोर हो गए हम लोग। वो होता है आपका SCR। SCR की फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर रेक्टिफायर, या फिर अगर हम बात करें तो इसको SCR का एक दूसरा नाम भी होता है। मतलब SCR तो देखिए एक टाइप होता है, इसका जो नाम होता है वो होता है बच्चों थायरिस्टर। क्या होता है? थायरिस्टर, थायरिस्टर। ठीक है, तो या तो आप SCR बोलो या आप थायरिस्टर बोलो, एक ही बात होती है। इसीलिए हम बेसिकली सिर्फ यही वाले रेक्टिफायर यूज करते हैं अपने ट्रैक्शन पर्पस को पूरा करने के लिए। कौन कौन से? मेटल रेक्टिफायर, जिनमें एग्जिट्रॉन और इग्निट्रॉन रेक्टिफायर आते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। इनके बारे में बस बेसिक थ्योरी लिख देना, काफी रहेगा। इग्निट्रॉन और एग्जिट्रॉन रेक्टिफायर्स या मेटल रेक्टिफायर्स में बेसिकली हम लोग मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी तो मरकरी एक ऐसा धातु होता है जो ये, आप लोगों में से कितनों को पता कि मरकरी धातु है? मुझे तो लगता है कि पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर कर रहे हर एक बच्चे को पता होगा कि मरकरी धातु होता है। तो मरकरी एक ऐसा धातु यानी कि मेटल होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जबकि देखा जाए तो ज्यादातर जो आपके मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मरकरी की प्रॉपर्टी है कि मरकरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम की जो प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली मेटल रेक्टिफायर में मरकरी मेटल का यूज किया जाता है, और हमारे काम की जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये है कि वो जैसे ही उसका सरफेस गर्म होना शुरू होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लगती है। ये मरकरी की प्रॉपर्टी है कि मरकरी जो है ठंडे सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करती। जैसे ही उससे आपका सरफेस गर्म होता है उसका, वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगती है। तो जैसे ही हम सप्लाई पास कराते हैं, तो जैसे एसी सप्लाई आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर मिटा लेंगे बाद में भी समझाने के बता रहे हैं। जैसे कि एसी सप्लाई आपकी कुछ ये वेवफॉर्म रहती है एसी की, तो इसको आप बोलते हो बच्चों पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये सब बकवास आपको लिखनी है पेपर में, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसको बोलते हैं आप नेगेटिव हाफ साइकिल। याद रखिएगा, जितना भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको, हाँ सबको आपको ऐसे कैसे बनाकर लिखना है, जैसे जैसे बना करके चल रहे हैं, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे भैया, क्लियर है। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको कहा जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जो हमारे पास मेटल हम लोगों ने यूज किया उसमें मरकरी, वो बेसिकली एक ऐसा मेटल रहता है, मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल रहता है जिस मेटल में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने की कैपेसिटी होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करता। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को रहने देगा। और इसी के साथ हमने नेगेटिव वाले को ब्लॉक कर दिया और अपना हमने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने कन्वर्टर्स पढ़े होंगे, और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन मेटल रेक्टिफायर में सिर्फ आपको इतना लिख देना है जितना मैंने आपको अभी ये बताया, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। पूरा एक पेज भर चुका है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा हेडिंग डालिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब बात आती है बच्चों कि आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या क्या लिखना है। तो देखिएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं और रेक्टिफिकेशन का काम करती हैं। क्या होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं और हमारी रेक्टिफिकेशन का काम करती हैं। अब इनमें से दो में मेनली के नाम लिख दिए हैं, एक होता है डायोड और एक होता है थायरिस्टर। क्या होता है बच्चों? एक होता है डायोड और एक होता है थायरिस्टर। अब बात करते हैं कि डायोड का रेक्टिफिकेशन के रूप में कैसे यूज किया जाता है और थायरिस्टर का रेक्टिफिकेशन के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो देखिएगा, बिल्कुल भी एक सेकंड आपका व्यर्थ ना करते हुए, नॉट अ सिंगल सेकंड वेस्ट करते हुए आपका, हम लोग जल्दी से टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिएगा, जब आप लोगों ने रेक्टिफायर्स पढ़े थे तो आपने रेक्टिफायर की
दो फॉर्म पढ़ी थी, और वो दो फॉर्म कौन कौन सी थी? एक फॉर्म थी बच्चों आपकी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, आया नहीं कुछ याद? अरे कुछ याद है बुढ़वा कि नहीं? और दूसरे थे आपके कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एकदम एकदम लाइक ठोक दो क्लास को अगर बच्चों अच्छी लग रही क्लास, और क्लास को टाइम से देखा करो सब लोग। ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है? जितना कंटेंट आपको इजी लैंग्वेज में और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा के चल रहा हूँ, ठीक है? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दूसरे होते हैं हमारे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब जरा जल्दी से मुझे ये बता दो, तुम लोग फाइनल ईयर में हो, किस किस को पता है कि कंट्रोल्ड कौन से होते हैं और अनकंट्रोल्ड कौन से होते हैं? मतलब अनियंत्रित डिस्टकारी कौन से होते हैं और नियंत्रित डिस्टकारी कौन से होते हैं? कितने लोगों को पता है? अगर ये नहीं पता तो डिप्लोमा करना तुम्हारा नाजायज है, फाइनल ईयर में तुम्हारा पहुंचना नाजायज है। बता रहे हैं पहले भैया, इसको बोलते हैं अनियंत्रित डिस्टकारी। अब सोच लेना, अगर ये नहीं पता है तो डिप्लोमा में हम क्या कर रहे हैं ये सोच लेना भैया। और ये इसको बोलते हैं हम नियंत्रित डिस्टकारी। एक होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दूसरा होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो कितने बच्चों को ईमानदारी से पता है इस क्लास को देखते समय? कितने लोगों को ईमानदारी से ये बात ना आपको मुझे बताने की जरूरत है, ना मुझे आपको बताने की जरूरत है। आप बिल्कुल अपने मन में इस बात का रियलाइज कर लो भैया कि आपको कितना पता है कि आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करते हुए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर में पहुंच गए और ये नहीं पता कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर किसे कहते हैं। ये मुझे मत बताओ, खुद से सोच लो कि कितना आता था कितना नहीं आता था। बड़े अफसोस की बात होगी अगर आपको ये नहीं पता था, तो पता था तो बड़ी खुशी की बात होगी, ठीक है बच्चों? खैर चलिए, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो रेक्टिफायर्स होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाला आउटपुट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मतलब वो कंट्रोल्ड नहीं होते। बेसिकली रेक्टिफायर चाहे कोई भी हो उसका सबका काम एक ही रहता है। क्या मैं इस वाले सेक्शन को मिटा दे रहा हूं बच्चों ताकि यहां पर अपना काम कर सकें। रेक्टिफायर तो चाहे कोई भी हो उन सबका काम एक ही रहता है। क्या रहता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसी चीज को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है और इसी काम करने वाले इक्विपमेंट को रेक्टिफायर कहा जाता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे कोई भी रेक्टिफायर हो उन सबका काम तो सिर्फ एक ही है कि वो जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है? तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करें और उनका आउटपुट अनकंट्रोल्ड हो उसको कहा जाता है आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और वो रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करें और उनका आउटपुट भी कंट्रोल्ड हो उनको कहा जाता है आपका कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब बात आती है, चलिए ये तो सर आपने परिभाषा बता दी, एक्चुअल में क्या है इनके बीच का अंतर या क्या क्या इनकी कहानी है? तो बच्चों इसके बारे में भी मैं आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको दो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज की जा रही है और दोनों से ही रेक्टिफायर बनाए जाते हैं। डायोड से मिलाकर के भी रेक्टिफायर बनते हैं और एससीआर से मिलाकर के भी रेक्टिफायर बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखिएगा, वो रेक्टिफायर जिनमें डायोड का उपयोग किया जाता है वो आपके अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, और वो रेक्टिफायर जिनमें आपके एससीआर का यूज किया जाता है वो आपके कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं। क्लियर? देखिएगा मैंने आपको परिभाषा बताई, बेसिक डेफिनेशन, फिर एक्चुअली इनके यूज के आधार पर भी आपको क्लियर कर दिया कि वो रेक्टिफायर जिनमें डायोड का यूज किया जाता है वो आपके कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, और वो रेक्टिफायर जिनमें डायोड का यूज नहीं करके डायोड की जगह एससीआर या फिर थायरिस्टर का यूज किया जाता है वो आपके कौन से होते हैं बच्चों? कंट्रोल्ड। वो जिनमें डायोड का यूज किया जाता है वो अनकंट्रोल्ड, और जिनमें एससीआर का यूज किया जाता है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर और बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि डायोड का यूज किए जाने पर आउटपुट को अनकंट्रोल नहीं किया जा सकता और एससीआर का यूज किए जाने पर आउटपुट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब तो बकवास हो गई, अब और आगे आते हैं। देखिएगा इन दोनों का यूज करके ही तीन प्रकार के रेक्टिफायर बनाए जाते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला वाला हाफ वेव रेक्टिफायर, और इन्हीं के डायग्राम बनेंगे और भैया डायग्राम पे ही मिलते हैं नंबर एग्जाम में। और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर।
एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। अगर हम बात करें हाफ वेव को बोलते हैं अर्ध तरंग, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दीजिएगा, एग्जाम में फायदा रहता है। फुल वेव को बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और ब्रिज रेक्टिफायर को बोलते हैं सेतु। ब्रिज को सेतु बोलते हैं और रेक्टिफायर को दिष्टकारी। तो ब्रिज से यानी कि सेतु दिष्टकारी। ठीक है भैया। तो बेसिकली हम लोग बस डायोड और एससीआर का यूज करके हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के डायग्राम बनाएंगे और उनके मिलने वाले आउटपुट के डायग्राम बनाएंगे और हमारा आपका पूरा रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए जल्दी से पहले मैं इन तीनों के डायग्राम और वेवफॉर्म डायोड के साथ बना देता हूं, फिर इन तीनों के डायग्राम और वेवफॉर्म एससीआर के साथ बना देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, डायोड के साथ वाले में और एससीआर के साथ वाले में अंतर क्या होगा? डायोड के साथ वाले में और एससीआर के साथ वाले में अंतर बस ये होगा कि डायोड वाला जो आउटपुट है वो कंट्रोल नहीं है और एससीआर वाला जो आउटपुट है वो कंट्रोल होगा। कैसे कंट्रोल होगा तो अभी दिखा देंगे आपको, हर एक बात का जवाब दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। आपको मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते मशीन भी पढ़ा देता हूँ, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा देता हूँ, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते स्विच गियर भी, आप मेरे से जो मर्जी वो पढ़ लो, ट्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते हम हर चीज का समाधान कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भैया ये चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर विद डायोड, याद रखिएगा विद डायोड कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं, मतलब के अनकंट्रोल्ड वाला। तो विद डायोड यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा देखिएगा, बिल्कुल आपको पता ही होगा बच्चों इसका फंडा। ये लगता है यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर और बस ये लगता है एक डायोड और ये लगता है यहां पर लोड और ये आपका तैयार हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पर होती है एसी सप्लाई 25 kV की, दैट्स ये आपको मिल गया है क्या, डायोड D1 और ये लोड यानी कि मोटर। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम तैयार डायोड के साथ। अब इसका आउटपुट भी ड्रॉ कर लेते हैं लगे हाथ। ये लीजिए भैया, देखिएगा ये तो रहता है आपका इसका इनपुट, ये हो गया आपका इनपुट, यहां से मिलेगा। अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इसका कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे और फिर ऐसे, ये इसका हो जाता है बच्चों आउटपुट। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं, ये आपका डायोड के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। ये आपका इसको दिए जाने वाला इनपुट यानी कि एसी सप्लाई है और ये आपका देखिए डीसी सप्लाई किसको बोलते हैं। आप लोगों में से वैसे तो खैर फाइनल ईयर के हो, इतनी छोटी सी बात को समझाने का मेरा फर्ज बनता नहीं है, लेकिन 99% लोग डीसी के नाम पर इस वेवफॉर्म को बना देते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। डीसी दरअसल क्या होती है कि ऐसी सप्लाई जो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल करे, बस वो सब डीसी होती है। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में ना आए वो सारी की सारी सप्लाई को डीसी ही कहा जाएगा, एसी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब उस तरीके से उसका वेवफॉर्म बने, लेकिन नेगेटिव में सिर्फ एक नेगेटिव हाफ साइकिल में जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर चले, उसको बोला जाएगा आपका डीसी, मतलब डायरेक्ट, जो कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मछली की तरह लहरें नहीं ले रही है। ठीक है बच्चों, खैर ये हमारा हो गया फंडा। क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, दिस वन इज आवर आउटपुट, किसके साथ, हाफ वेव रेक्टिफायर, और वो भी डायोड का यूज करके। अब मैं आपको बताता हूं फुल वेव रेक्टिफायर डायोड का यूज करके। चलिए, तो फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली दो डायोड, ये डायोड का सिंबल था, कुछ नहीं, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का हो गया। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बस वैसे तो वो छोटी सी बात है, आप में से आधे से ज्यादा लोगों को तो ये ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे तो मेरा तो ये मानना है
कि ये बात क्लास के हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता था तो हम डिप्लोमा फाइनल ईयर में हमको पहुंचने किसने दिया, वो उस पर शंका उठ जाएगी फिर हमारी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक आया हमारा तो इसलिए आपको पूरा बता के चल रहा हूँ कितना लिखना है। तो अब फुल वेव की बात आती है तो मैं यहाँ से हाफ वेव मिटा दे रहा हूँ और अब हम इसको हाफ की जगह फुल वेव कर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाफ की जगह फुल वेव रेक्टिफायर और ये आपका 2 डायोड इसमें लग जाते हैं, बैक टू बैक 2 डायोड लग जाते हैं आपके, जो कि आपका कहाँ गया, एक आपका नीचे, एक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल को मतलब एक डायोड जो होता है वो नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करता है, दूसरा डायोड जो है इस नेगेटिव हाफ साइकिल को ऊपर शिफ्ट कर देता है, मतलब कि फिर इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म निकल के आता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा वाला। मतलब इसमें कोई भी हाफ साइकिल ब्लॉक नहीं होता, बल्कि ब्लॉक हो करके, मतलब सिर्फ ब्लॉक नहीं होता बल्कि ब्लॉक हो करके ऊपर भी शिफ्ट, ये सारे इक्वल है, ठीक है, इनको ऊपर नीचे मत समझिएगा, सब इक्वल है, बस डायग्राम में ऐसा बना है। तो ये आपका फुल वेव ब्रिज, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हो गया। उसके बाद आता है तीसरा हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर। तो जल्दी से हम बिना समय गवाए ब्रिज को भी समझ लेते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर और विद डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर और वो भी किसके साथ, डायोड के साथ। तो भैया ब्रिज रेक्टिफायर का फंडा बिल्कुल सिंपल है कि इसमें हम डायोड का ब्रिज बना दें, इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा इसलिए उसके आउटपुट को मिटा दें, कि इसमें जो है हम लोग अपना ब्रिज बना देते हैं डायोड का। देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज किया, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज किए, तो अब ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज करें, अब हम ब्रिज रेक्टिफायर में पूरे 4 डायोड यूज करेंगे, ठीक है। और बस ये सब पता है ऑलरेडी आपको, और बस जल्दी से हम लोग एकदम से जल्दी से बिना समय गवाए 4 डायोड यूज कर देते हैं और 4 डायोड यूज करके और अपना ब्रिज रेक्टिफायर तैयार कर देते हैं। एक डायोड ऐसे करके, फिर एक डायोड ऐसे करके, फिर एक डायोड ऐसे करके, और फिर ये मतलब डायग्राम थोड़ा सेंसफुल लगे इसलिए ऐसा बना रहा हूं, बाकी गलत नहीं है कुछ भी। और फिर एक डायोड ऐसे करके, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ये लीजिए भैया, ये आपका हो गया है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब अगर हम बात करें इसके आउटपुट फॉर्म की, कि इसका आउटपुट कैसे होगा बच्चों, तो इसका जो आउटपुट निकलता है वो कुछ ऐसा निकलता है, लाइक समथिंग दिस, ये निकलता है आपका इसका आउटपुट वेवफॉर्म फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का। क्या होता है ये होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट। तो ये हमने अपने तीनों रेक्टिफायर सीख लिए। सबसे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर सीखा, किसके साथ, डायोड के साथ। फिर हमने फुल वेव रेक्टिफायर सीखा, किसके साथ, डायोड के साथ। फिर हमने सीखा ब्रिज रेक्टिफायर, किसके साथ, डायोड के साथ। अब जल्दी से समय बिल्कुल भी ना गवाते हुए हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज सीख लेते हैं, किसके साथ, SCR के साथ। किसके साथ सीख लेते हैं बच्चों, SCR के साथ सीख लेते हैं बस, और बस दैट्स ऑल। फिर हमारा आपका चैप्टर एकदम फिनिश। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटेड बता रहे हैं एकदम। हाफ वेव विद SCR, तो यहाँ पर SCR लगा दीजिए। SCR का सिंबल आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। SCR का सिंबल कुछ ऐसा होता है, बस सिंबल से तो ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बस आउटपुट पर बहुत असर पड़ जाएगा उसकी। क्योंकि SCR से मिलने वाला जो आउटपुट रहता है वो आपका कंट्रोल रहता है। कंट्रोल का मतलब रहता है समथिंग लाइक दिस। वो SCR को दरअसल एक एंगल पर फायर किया जाता है, मतलब SCR को ट्रिगर किया जाता है। आप लोगों ने इसे SCR के केस में पढ़ा होगा, जब SCR पढ़ा था तो आपने देखा होगा वहां पर कि SCR को हमको एक फायरिंग एंगल के साथ ट्रिगर करना पड़ता है, और उस फायरिंग एंगल के बेस पर ही हम SCR से मिलने वाले आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस मतलब इसका कितना भी पार्ट आप काट करके बनाते हैं, मतलब जो जिस हिसाब से फायरिंग एंगल रहता है उसी हिसाब से इसका आउटपुट पार्ट कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल रेक्टिफायर। ये हाफ वेव हो गया। ऐसे जब हम जैसे हमने 2 डायोड यूज किए थे तो वैसे ही अब हम 2 SCR यूज कर देंगे तो वो आपका फुल वेव हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस।
अब ये इसके आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट भी ऐसे करके इतना हिस्सा इसका कट जाएगा, ये तो ये हिस्सा इसका उड़ जाएगा, ये लीजिए ऐसे समथिंग लाइक दिस, ये लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों फुल वेव का डायग्राम, मतलब ये फुल वेव रेक्टिफायर विद एससीआर विद थायराइड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये चैप्टर नंबर 5 का पूरा पैटर्न समझ में आया। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी के बता रहा हूँ। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि एससीआर क्या होता है समझाइए, आपको बस ये बोल देना सीधा सीधा एससीआर क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन बनता है कि रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट क्या होते हैं समझाइए, या फिर रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट का इंपॉर्टेंस समझाइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये समझा करके आपको चला हूँ, मैं शुरू से चैप्टर आपको समझाया है, ये रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो था, जिस प्रकार से आज मैंने आपको समझाया, मुझे तो लगता नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई होगी। एक ही क्लास में, मात्र आधे घंटे की इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 को पूरा फिनिश कर लिया है। क्योंकि अब आप लोग ना, बहुत छोटी सी बात, अपनी बुक पर मत जाना। आप लोगों के पास अगर एशियन पब्लिशर्स वगैरह की बुक है या सार्थक या किसी एनी अदर पब्लिकेशन की बुक है, बेसिकली कहानी क्या है बच्चों कि आपको आपकी क्लास में, आपको डिप्लोमा में, आप कर रहे हो पॉलिटेक्निक, आपको वो सब चीजें पढ़ने की नीड ही नहीं है जो आपकी जबरदस्ती बुक में डालनी है, और ना ही वो आपके एग्जाम में, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में जो आएगा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो गारंटी मैं सबको लिख के देता हूँ कि अगर जो मैंने ये पढ़ाया चैप्टर नंबर 5 में, इसके अलावा अगर कुछ भी आए तो आप मुझसे कह देना कि सर देखो आपने बोला था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मैं कई सालों का एक्सपीरियंस लेकर चल रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक रिएक्शन का और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बुक में क्या चीज़ फालतू है। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक रिएक्शन की आप बुक पढ़ोगे, अब जो आई है नई वाली बुक, तो आपका सिर घूम जाएगा। उसमें वो सर्किट दे रखे हैं जिनका कोई सेंस तक नहीं बनता है, जिन सर्किट को बच्चा एग्जाम में बना ही नहीं सकता, वो सर्किट दे रखे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को कौन बना सकता है वाला एग्जाम में? वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि समझाने लायक भी नहीं, एक्स्ट्रा चीज है। जितना आपके सिलेबस का पार्ट था, जितना आपसे चैप्टर नंबर 5 में एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है, बल्कि 100% मैंने कवर करा दिया आज के इस लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करें, दूसरे लोगों से शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों? और देखिएगा, पढ़ाई करिए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। कहना है कि पढ़ाई के नाम पे बहाने बनाया मत करो, क्लास चलती है, क्लास में टाइम से आया करो, समझे? बिल्कुल भी कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए भैया, क्योंकि अभी बहाने बनाओगे, बाद में बहाने बनाते रह जाओगे। जैसे मैंने आपको इस क्लास में एक भी सेकंड वेस्ट किए बगैर एकदम फर्राटे से क्लास चलाई है, वैसे आपके एकदम धर्राटे से आप लोगों को भी घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।